हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 8। इसके अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द स्मॉल रेजिस्टेंस आर बाय द पोटेंशियोमीटर। मतलब बेसिकली ये हमारी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन थी और हमने दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने प्राइमरी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया था। सेकेंड एप्लीकेशन में दो प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर किया था। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम स्मॉल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो या तो हमें ईएमएफ कैलकुलेट करता है या पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करके देता है। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जब हमें इस प्रिंसिपल को यूज़ करना है तो हमें बेसिकली पोटेंशियोमीटर और ओम्स लॉ दोनों को कंबाइन करके और इस सर्किट को यूज़ करना है। तो अभी हमें ये समझ आ गया कि यहाँ पर हम एक स्मॉल अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम इस सर्किट के जो डिटेल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके अंदर हमेशा दो सर्किट्स रहते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट के अंदर हम एक सेल, एक की और एक रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। रियोस्टेट जो है हमारा करंट कंट्रोलर का काम करता है। और यहाँ पर जो है ये हमारा पूरा सेकेंडरी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर दो रेजिस्टेंस वायर नजर आ रहे हैं। जो कैपिटल आर है वो हमारा नोन है और इसकी जगह हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स हमने ऑलरेडी देखा था। रेजिस्टेंस बॉक्स में बेसिकली क्या था कि एक वुडन बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारी कीज लगी होती हैं। एक पर्टिकुलर की को अगर हम रिमूव करते हैं तो उतना रेजिस्टेंस जो है हमारे सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और जो ये स्मॉल आर है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करनी है। और इस सर्किट के अंदर भी हमें करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करा है कि एक सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ ईएस है। यहाँ पर हम के की जो है K2 का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे रियोस्टेट RH2 जिसको हमने RH2 से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो है अरेंजमेंट आप ऑलरेडी पहले वाले वीडियो के अंदर देख चुके हो। इसको अंदर हम टू वे की कहते हैं और जिस की को हम प्लग करेंगे वहाँ से करंट जो है हमारी फ्लो करना स्टार्ट होती है, मतलब वो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो अभी ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स थे या बेसिक डिटेल्स थे जो कि हमने इस सर्किट में देखा। अब उसके बाद हमारे पास में इसकी वर्किंग को हमें समझना है। वर्किंग का मतलब किस तरीके से पोटेंशियोमीटर हमें हेल्प करेगा और किस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमेशा जो है कि K1 और K2 की इसको हमेशा प्लग इन करके रखना है। इससे पहले वाले जो हमने वीडियो में देखा था कि सिर्फ K1 की को प्लग किया जाता है, क्योंकि अगर हम K1 की को प्लग करेंगे तो हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और K2 की के अंदर भी हमें क्या करना है, कंटिन्यूस करंट प्लग करके यहाँ पर हमें सर्किट के अंदर भी कंटिन्यूस करंट चाहिए। तो K1 और K2 को हमें हमेशा क्या करना है, प्लग करके रखना है। लेकिन जो यहाँ पर टू वे की है इसमें जब हम X और Z के बीच में जब की को प्लग करेंगे उसको हमने K3 नाम दिया है। और Z और Y के अंदर जब हम की को प्लग करेंगे उसको हमने K4 नाम दिया है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, X और Z के बीच में जो है की को प्लग कर दिया। तो अगर हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप आ गया तो हम सबसे पहले करंट के फ्लो को समझ लेते हैं। अगर हमने यहाँ से अगर इसको की को प्लग कर दिया है तो करंट जो है हमारी इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस बॉक्सेस के अक्रॉस क्या होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उस पोटेंशियल ड्रॉप को हमने V से रिप्रेजेंट किया है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो किसके बराबर होगा, अगर इस करंट की वैल्यू अगर हम I ले रहे हैं तो वो IR के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ये किसकी हेल्प से निकाला है हमने ये रिलेशन, ओम्स लॉ की से। दूसरा होता है कि जैसे हम पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन देख चुके हैं, पोटेंशियोमीटर भी हमें क्या करता है, पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करके देता है। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। और जब हमने बैलेंसिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी जो की होती है उसको उस पर स्लाइड किया जाता है और एक पर्टिकुलर लेंथ पे जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जब हमारा 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। तो हमारे पास में जो है ये दो रिलेशन आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से यूज़ कर दिया। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो IR किसके बराबर हो जाएगा, XL1 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको जो है हमने इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन हम 1 कह देते हैं और इसको हमने इक्वेशन क्या कर दिया, 2 कह दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा प्लग जो है वो किसके बीच में है, X और Z के बीच में है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में हमको क्या करना है, व्हेन की इज प्लग्ड,
जब हमने की को जो है प्लग किया है, व्हेन की इज प्लग बिटवीन z एंड y, और जो हमने यहाँ पे की को जो हम प्लग कर रहे हैं इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, K4। तो अगेन क्या होगा, अब हमारी करंट जो है वो यहाँ से फ्लो नहीं हो रही, अब करंट हमारी यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। जब यहाँ से फ्लो होगी तो ये दोनों रेसिस्टेंस इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम वापस जब इसमें हमें क्या करना होता है कि जब रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको निकालना होता है, उसको हमने किससे नाम दे दिया, V डैश से। तो अगर हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं तो ओम्स लॉ किसके बराबर होता है, I इंटू रेसिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और अगेन आपको इसको ब्रैकेट में इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ये रिलेशन किससे निकाला है, ओम्स लॉ से निकाला है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो ये पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सिर्फ हम पोटेंशियोमीटर से भी कैलकुलेट करते हैं। जब हम पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो कि को जो है इस वायर के ऊपर स्लाइड करना पड़ता है और इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। और जैसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाता है तो वो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है और यहाँ पर लगे हुए वुडन स्केल से हम इस बैलेंसिंग लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो जब हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया तो हमारे पास में जो है V डैश जो है उस फॉर्मूले से, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास में, इसको हमने थर्ड इक्वेशन कह दिया। दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज द फोर्थ इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन नहीं बन सकता, इसको हम फिफ्थ नहीं कह सकते, सॉरी, दिस इज थर्ड, ये थर्ड हो गई और ये फोर हो गई। अब थर्ड एंड फोर्थ को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने वाले हैं। जब हम थर्ड और फोर्थ को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे I R प्लस स्मॉल r इक्वल टू XL2। तो ये हमारी है इक्वेशन बन जाएगी फिफ्थ। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन 2 और 5 जो है इसको डिवाइड करना है। अगर हम 2 और 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में आ जाएगा I R अपॉन I R प्लस R एंड दिस इज इक्वल टू XL1 अपॉन XL2। X से X कैंसिल हो जाएगा, सो X और X से कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर जो है वो आ रहा है R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इसके अंदर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हम कुछ चीज़ों को कॉमन निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो फाइनल स्मॉल रेसिस्टेंस है, जो हमारा स्मॉल रेसिस्टेंस आता है, स्मॉल रेसिस्टेंस जो हमारे पास में आता है दैट इज स्मॉल r जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने पोटेंशियोमीटर है उसमें हमने क्या किया था, दोनों कंडीशंस में बैलेंसिंग लेंथ L1 और L2 इजीली मेजर कर ली थी। और कैपिटल R जो है हमने जब रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया था तो जब रेसिस्टेंस बॉक्स में से हमने जब रेसिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया तो वो वैल्यू भी हमारे पास नोन है। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारे को फाइनल जो है स्मॉल रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारी इसकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हैं, हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करें, फोर्थ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय द पोटेंशियोमीटर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।